फाइनली मोदी सरकार ने अपने थर्ड टर्म का पहला बजट पेश किया और मेरे ख्याल से ये उनका सबसे वर्स्ट बजट था। आत्मनिर्भर भारत, अमृतकाल, इसके बारे में तो कोई भी बात नहीं की गई। गवर्नमेंट का फोकस शिफ्ट होता हुआ दिखा। इसके अलावा जो टैक्स पेयर है उनको तो कोई भी राहत नहीं मिली, प्लस जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उन पे और टैक्सेशन बढ़ा दिया गया। अगर इसी टाइप का कुछ बजट 2014 के पहले आया होता, एनडीए सरकार ने पेश किया होता, तो इसका बहुत बुरा मार्केट पे असर पड़ता और मार्केट बहुत ज्यादा गिर सकती थी। बट इस खबर के बाद भी मार्केट ने पूरा रिकवर कर लिया, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है। ऐसा क्यों, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो को हम 3 पार्ट में करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस बजट में अच्छा क्या था, इस बजट में बुरा क्या था, और इसके बाद अब मार्केट में क्या डायरेक्शन बन सकती है। बहुत ज्यादा टेक्निकल हम बातें नहीं करने वाले हैं। ऑलरेडी बजट को लेके कॉम्प्लिकेटेड चीजें लोगों ने आपको समझा दी होंगी। एक शॉर्ट में वीडियो, क्रिस्प वीडियो जो आपको समझे, इस तरीके का वीडियो मैं बनाने वाला हूं। बहुत लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो चाहते हैं कि मेरा इस पे क्या व्यू है, मैं इसको किस तरीके से मार्केट को जोड़ के देख रहा हूं, इस पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इस पूरे बजट में अगर आप देखो तो 2 स्टेट की बात की गई है। एक तो था बिहार और दूसरा था आंध्र प्रदेश। उसका मेन रीजन तो आपको पता है कि ये जो गवर्नमेंट बनी हुई है उसको बिहार के नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू का सपोर्ट था, तो कुछ इंसेंटिव्स वहां पे बिहार और आंध्र प्रदेश को दिए गए। एक्चुअली 4 जून को जो मार्केट गिरी थी ना, उसका मेन रीजन यही था। मार्केट ये चाहती थी कि जो भी गवर्नमेंट बने वो पूरी मेजोरिटी के साथ बने। अगर अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी के साथ नहीं बनती है ना, तो ये इशू होता है। फिर बहुत सारे इंसेंटिव्स बांटने पड़ते हैं वो स्टेट्स को, और बहुत सारी चीजें और भी देनी पड़ती हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट है ना, वो अपना मेन डिसीजन खुद से नहीं ले पाती, और यही वजह थी जिसकी वजह से 4 जून को मार्केट ने एक नी जर्क रिएक्शन दिया था और फिर मार्केट रिकवर कर गई। अब ये जो बजट था, इसमें ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ तो बिहार और आंध्र प्रदेश को देना ही था, तो वहां पे कुछ ना कुछ वहां पे दिया गया। खैर, इतना भी नहीं दिया गया कि उस पर हम बहुत ज्यादा डिस्कस करें। अब हम लोग ये देखते हैं सबसे पहले कि बजट में अच्छा क्या था। तो उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि बजट एक्चुअली होता क्या है, और ये जो कॉम्प्लिकेटेड बजट जो टीवी पे दिखाते हैं उसमें आपको देखना क्या है। सिंपल सी बात है, जब भी आप घर में बजट बनाते हैं तो आप क्या देखते हैं, बजट सिर्फ 2 ही चीज का होता है। एक तो होता है इनकम और एक होता है एक्सपेंस। आपने कितना कमाया, आपने कितना खर्चा किया, यही मिला जुला के बजट है। अब इसको अगर हम लोग अपने टोटल कंट्री के बजट के बारे में बात करें तो इनकम गवर्नमेंट की कहां से होती है, ये हमने समझना है। तो 95% इनकम इनकी बेसिकली टैक्सेशन से ही होती है, और 5% जो इनकम है, आप बोल सकते हो जो डिविडेंड होता है गवर्नमेंट को मिलता है, या फिर जो प्राइवेटाइजेशन वगैरह करते हैं वहां से 5% मिलती है। तो मोटा मोटा गवर्नमेंट की जो मेन इनकम है वो 95% है। और अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो गवर्नमेंट कितना एक्सपेंस कैपेक्स पे कर रही है, ये 2 मुद्दे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और तीसरा होता है कि इनकम और एक्सपेंस को अगर मैनेज करेंगे तो उसके बाद कितना कर्जा बचा, इसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। इसका मतलब बेसिकली लोन। तो ये 3 चीजें होती हैं जो पूरे बजट में आप लोग को ध्यान देनी होती है कि कितना गवर्नमेंट ने कमाया, कितना गवर्नमेंट ने एक्सपेंड किया, और कितना गवर्नमेंट के पास बचा हुआ है कर्जा। तो जो सबसे अच्छी पॉइंट थी, जो फर्स्ट पॉइंट है कि जो फिजिकल डेफिसिट का जो आंकड़ा है गवर्नमेंट ने वो 4.9% बोला। ये साल का जो फिजिकल डेफिसिट का जो आंकड़ा है वो 4.9% है, मतलब बेसिकली लास्ट टाइम से कर्जा कम हुआ है और इसको इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि गवर्नमेंट का कर्जा कम हो रहा है। सो दिस इज दी थम्स अप पॉइंट। अब जब सेकंड पॉइंट की बात करें, जो एक्सपेंसेस की बात करें, तो बहुत ज्यादा तो इन्होंने इस बार नहीं बोला है, लेकिन इसके पहले जो इनका बजट था इसमें इन्होंने 11 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंड करने की बात की थी, 11 लाख करोड़ रुपया। अब अगर मेरा लास्ट वीडियो आपने देखा होगा बजट पे, जो लास्ट बजट इनका आया था, उसमें इस चीज को हमने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था कि 11 लाख करोड़ रुपया आप देश की डेवलपमेंट में डाल रहे हैं। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर ना किसी भी कंट्री का बैकबोन होता है, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा पैसा आता है तो उससे काफी सारे लोगों को रोजगार मिलता है। अच्छी सड़कें बनती हैं, तो सड़कें बनाने में क्या क्या लगता है, बिजली लगती है, पानी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, सीमेंट, काफी कुछ लगता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली बैकबोन। और इसके लिए गवर्नमेंट ने जो टोटल 11 लाख करोड़ का खर्चा करने की बात की थी, ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। बट थिंग इज, ये चीज ऑलरेडी लास्ट बजट में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये एक्चुअली थम्स अप है। तो कैपेक्स के लिए तो बिल्कुल थम्स अप है अपने पास। फिजिकल डेफिसिट जो होता है वो भी एकदम परफेक्ट है। अब जो मेन मुद्दा जो बचता है वो आता है टैक्सेशन का, जो कि बैड है मार्केट के लिए। तो गुड चीज तो मैंने आपको बता दिया। गुड क्या था, जो फिजिकल डेफिसिट का आंकड़ा है वो बढ़िया है। इसका मतलब हमारे देश में जो कर्जा है वो कंट्रोल में, ये एक बहुत सही चीज है। और दूसरी अच्छी चीज क्या है, जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कैपेक्स के लिए एक्सपेंशन जो किया है, ये बहुत अच्छा है। बट मोटा मोटा आप देखो, ये जो दोनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं ना, ये लास्ट बजट में कवर हो चुका है, और इसी चीज को अप्रिशिएट करते हुए हमने लास्ट बजट को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था। तो इसमें अब नया कुछ बचा नहीं है। अब मार्केट के लिए खराब क्या है, मार्केट के लिए जो खराब है ना, वो मेन है वो टैक्सेशन से। तो इसके लिए आप लोगों को टैक्सेशन पहले समझना पड़ेगा कि कितने टाइप के टैक्सेशन होते हैं। तो अगर आप टैक्सेशन की बात करें ना, तो गवर्नमेंट की जो टोटल इनकम है वो करीब करीब टैक्सेशन से ना 30 लाख करोड़ के आसपास बनती है। 30 लाख करोड़ में से गवर्नमेंट के पास टैक्सेशन के लिए बेसिकली 3 सोर्सेस हैं। एक जो टैक्स होता है वो तो कॉर्पोरेट टैक्स होता है गवर्नमेंट के पास। जो दूसरा जो टैक्स होता है वो जीएसटी टैक्स होता है। और जो तीसरा जो टैक्सेशन होता है वो पर्सनल टैक्सेस, बेसिकली आप बोलोगे इनकम टैक्स बेसिकली।
तो ये 3 तरीके से गवर्नमेंट की करीब करीब 30 लाख करोड़ के आसपास की इनकम बनती है, जिसमें से अगर आप देखो तो 30 लाख करोड़ में से 11-12 लाख करोड़ के आसपास ये लोग का जीएसटी से कलेक्शन हो जाता है। और यहाँ पे आप देखो तो इनकम टैक्स करीब करीब इनका 7-8 लाख करोड़ के आसपास की इनकम टैक्स इनकी इनकम हो जाती है, और जो बचा हुआ कॉर्पोरेट टैक्स से बच जाता है। अब ये जो बजट है ना, इन्होंने कॉर्पोरेट के बारे में तो कुछ खास नहीं बोला, जीएसटी के बारे में भी तो कुछ खास नहीं बोला, जो मेन मुद्दा आके फंस गया वो इनकम टैक्स के बारे में बच गया। अब इनकम टैक्स मोटा मोटा अगर देखो ना, तो जो गवर्नमेंट की जो इनकम है उसका 28% कंट्रीब्यूट करता है। अब इसमें भी देखने वाली बात क्या है कि इंडिया में करीब करीब 8 करोड़ जो लोग हैं ना वो आईटीआर फाइल करते हैं, और टैक्स जो पे करते हैं ना उसमें से भी सिर्फ 2 करोड़ ऐसे हैं जो सिर्फ टैक्स पे करते हैं। तो बेसिकली ये जो गवर्नमेंट का जो 28% जो रेवेन्यू है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ से आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 2 करोड़ लोग 28% टैक्स दे रहे हैं। अब ये जो बजट हुआ इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो जो पर्सनल इनकम टैक्स था उसमें इन्होंने कुछ छूट दिया, लेकिन कुछ बहुत भारी छूट नहीं दी है। उसमें 2 लोगों को बेनिफिट होने वाला है। अगर आपकी इनकम 6 से 7 लाख के बीच में है तो आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट है, और अगर आपकी इनकम 9 से 10 लाख के बीच में तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट है। जो मोटा मोटा मिला जुला के मैक्सिमम बेनिफिट 17,500 के आसपास जाएगा। और ये बेनिफिट उन्होंने किसको देने की कोशिश की है, ये जो 2 करोड़ टैक्स पेयर है उनको, जो कि 28% पैसा दे रहे हैं। आप समझिए कि इसके अलावा कितने सारे लोग हैं जो पैसा कमाते हैं, जो बिजनेसमैन है और जो तरीके से गवर्नमेंट को धोखा देके टैक्स पे नहीं करते हैं, और जो टैक्स पे कर रहे हैं उन्हीं को कुछ खास छूट नहीं दी गई है। गवर्नमेंट का ऐसा बोलना है कि 15 लाख के ऊपर जो भी है ना, 15 लाख के ऊपर उनको 30% टैक्स ब्रैकेट है। तो व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग कि यार ये लोगों को कुछ छूट दी जाए। अब आप खुद देखिए कि 15 लाख कमाने वाला साल में वो 30% टैक्स देता है। 15 लाख आज के दौर में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं, तो बैंगलोर में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो आप समझिए ना 15 लाख मतलब महीने का लाख 1.25 लाख रुपया, उसमें आज के दौर में कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता। मतलब एक्चुअली ये लोग को गवर्नमेंट के हिसाब से लोग बहुत अमीर है, इसलिए उनको इतना लूटा जा रहा है। हालांकि इनको मेन छूट देने की जरूरत थी, तो वो तो कुछ हुआ नहीं, छोटा मोटा इधर उधर करके इन्होंने चिटका दिया। अब एक तरफ तो गवर्नमेंट क्या बात करती है कि हमको क्लैरिटी चाहिए, आगे का रोड मैप हमारे को सेट करना है ना, कि टैक्सेशन परफेक्ट होना चाहिए, चेंजेस बार बार नहीं होना चाहिए, दैट शोज द स्टेबिलिटी। तो एक तरीके से तो ठीक है, चलो ये कर दिया। और दूसरी तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, मिला जुला के, जो कि एलटीसीजी था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसका मतलब जो स्टॉक्स आप अगर एक साल म्यूचुअल फंड स्टॉक्स अगर आप एक साल के लिए ज्यादा होल्ड करते हो तो उस पर टैक्स था 10%। इन्होंने बढ़ा के कितना कर दिया उसको, इन्होंने बढ़ा के, इन्होंने एलटीसीजी जो है ना, इन्होंने बढ़ा के इसको कर दिया 10% से 12.5%। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अब इन्होंने देखा कि स्टॉक मार्केट वाले बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, तो इन्होंने 15% जो पहले था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसको बढ़ा के 20% कर दिया। और उसके अलावा एसटीटी भी बढ़ा दी, ऑप्शन में बढ़ा दी, फ्यूचर एंड ऑप्शन में दोनों में एसटीटी भी इन्होंने बढ़ा दी। अब सीन ऐसा है कि आप समझिए कि जैसे मैंने आपको बताया, जो पर्सनल टैक्सेस हैं, जो इनकम टैक्स है बेसिकली, इससे गवर्नमेंट की इनकम बनती है, आप मोटा मोटा समझो 7 से 8 लाख करोड़ की। और उसमें से भी अगर आप ये स्टॉक मार्केट की इनकम देखें, जो एलटीसीजी से बन रहा है एसटीजीजी, ये करीब करीब 25,000 करोड़ के आसपास है। मतलब बेसिकली पूरी जो गवर्नमेंट की जो इनकम है 30 लाख करोड़, जो उसको सोर्सेस से आ रही है, उसमें से 25,000 करोड़ मतलब कितना होता है, कुछ भी नहीं। 1% भी इनकम टोटल गवर्नमेंट की ये सेगमेंट से नहीं आ रही, फिर भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे आके उंगली कर दी। हालांकि करना नहीं चाहिए था, फिर भी उन्होंने उंगली कर दी। जो बेचारा टैक्स पेयर ऑलरेडी इतना सारा टैक्स भर रहा है, उसको कहीं राहत मिलने की जगह, इन पर्सनल इनकम टैक्स में तो कुछ नहीं बताया, वहां पे ये बताते हैं कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए हम लोग बार बार चेंज नहीं कर रहे, और उसको उठा के लाके यहाँ फंसा दिया। एलटीसीजी बढ़ा दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपने एक साल के ऊपर स्टॉक या म्यूचुअल फंड होल्ड कर दिया तो इतना टैक्स बढ़ जाएगा। और एसटीसीजी अगर आपने होल्ड किया, एसटीसीजी मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आपने कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड एक साल के अंदर बेचे तो आपका फंड 15% से टैक्स बढ़ जाएगा 20%। तो यही चीज अगर आप देखेंगे कि 2018 के पहले, तो एक आम जो इंसान है, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2018 के पहले, तब तो ये टैक्स जीरो था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही नहीं था। फिर 2018 में अरुण जेटली साहब ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इंपोज कर दिया 10%, और अब उसको बढ़ा दिया 12.5%। अब तो ये ऐसा हो गया कि इन्होंने आगे के लिए राह खोल दी कि हम 10 से 12.5 कर दिए, आगे चल के 15 भी करेंगे, 20 भी करेंगे। मतलब क्योंकि 10 से 12.5 कर दिया और मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मार्केट वापस से उठ गई, इसका मतलब मार्केट रेडी है, अब ये लोग का दरवाजा खुल गया, ये लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। एंड मे भी ये पॉसिबिलिटीज है कि आगे चल के ये लोग और ज्यादा भी ये टैक्सेस को बढ़ा दें। तो ये अपने आप में एक बहुत ही निगेटिव न्यूज है, क्योंकि एलटीसीजी आया इसलिए था, पहले एलटीसीजी नहीं था। क्यों? क्योंकि एसटीटी था, है ना, एसटीटी था इसलिए एलटीसीजी नहीं था। 2018 में एक जबरदस्ती इन्होंने एलटीसीजी लगाया एसटीटी के साथ। एसटीटी और एलटीसीजी दोनों में से एक ही एग्जिस्ट करना चाहिए था। तो पहले सिर्फ एसटीटी था, वहां तक ठीक था, इन्होंने जबरदस्ती एलटीसीजी लगाया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अब इसको भी इन्होंने बढ़ाया। अब मसला ये 10 से 12.5% का नहीं है, ये तो ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक राह तो खुल गई कि अब 12.5 से 15 भी हो सकता है, 15 से 20 भी हो सकता है।
और इसका इन्होंने रीजन क्या दिया, और इसकी वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी नहीं दिखती। कुछ दिन पहले आपने 10% लगा दिया, अब 12.5 कर दिया, तो एक जो टैक्सेशन जो स्टेबिलिटी है ना, वो कहीं ना कहीं लैक करती है। और इसका रीजन इन्होंने क्या दिया कि जितनी भी एसेट क्लास है इनको सबको एक लेवल पे लाना है। इसका मतलब अभी जो गोल्ड है ना, रियल एस्टेट है, इन सबको भी इन्होंने सेम कैटेगरी में ला दिया। गोल्ड, रियल एस्टेट सबको सेम कैटेगरी में इन्होंने ला दिया। बट सीन सिर्फ ये है कि गोल्ड और रियल एस्टेट का जो लॉन्ग टर्म का जो होल्डिंग पीरियड है, जो अपना इक्विटी में 1 साल का है, यहां पे इन्होंने 2 साल कर दिया। तो अब बेसिकली अगर आपने रियल एस्टेट भी बेच दिया तो आपका टैक्सेशन लगेगा 12.5%। अर्लियर रियल एस्टेट पे जो टैक्सेशन था वो 20% था, अब इन्होंने टैक्स को 12.5% कर दिया। लेकिन आप सोच रहोगे कि ये बेहतर है, ये 20% जो था ना वो इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ था, अब इंडेक्सेशन के बेनिफिट के बिना इन्होंने 12.5% कर दिया। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अब कुछ जो प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज्यादा अप्रिशिएट होगा उनके लिए खराब हुआ, जिनका कम अप्रिशिएट हुआ होगा उनके लिए अच्छा हुआ। मेरे ख्याल से एक तरीके से अच्छा ही हुआ। जो पुराने हिसाब किताब है वो सब खत्म हो गए, और जो नया है उसको सेम फ्लैट देना पड़ेगा, उसको इन्होंने इक्विटी के बराबर ला के रख दिया। ये रियल एस्टेट के लिए तो मेरे ख्याल से ठीक ही हुआ, बट जो इक्विटी है उसमें मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी ज्यादती हो गई है। तो अच्छा क्या हमने देख लिया, अच्छा ये है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, जो कर्जा है वो लिमिट में है, जो कैपेक्स पे एक्सपांशन हो रहे हैं वो भी बढ़िया है, ये अच्छा है। बट ये ऑलरेडी लास्ट बजट में डिस्कस हो चुका था। अब खराब क्या हमने देख लिया, जो टैक्स पेयर है, जो बेचारे 2 करोड़ मजबूर लोग हैं, उनके लिए कुछ भी खास बेनिफिट नहीं है ना पर्सनल इनकम टैक्स में, प्लस स्टॉक मार्केट की इनकम पे इन्होंने और टैक्स लगा दिया, ये इनके लिए खराब है। अब जो मेन मुद्दा है कि मार्केट पे इसका क्या इंपैक्ट होगा। देखिए मार्केट की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले तो पिछले कुछ टाइम से इस मार्केट में बहुत अच्छा एक बुल रन चल रहा है, और जब भी कोई ये जो बुल रन है ना, इसको अगर तोड़ना होता है ना, तो कोई बड़े झटके की जरूरत होती है, कुछ ऐसा बड़ा ट्रिगर आ जाए ना कि उसके बाद ये बुल रन कंप्लीट, वो चाल मार्केट की पूरी बदल जाए। तो इस बजट में ऐसा कुछ था, इतना खराब तो नहीं था मेरे ख्याल से कि जो बुल रन है, जो ऊपर जा रहा है, उसकी पूरी चाल बिगड़ जाए। जैसे 2018 में पहली बार एलटीसीजी अनाउंस किया इन्होंने, उसके पहले 2017 में बहुत बढ़िया मार्केट थी। मतलब अभी जो चल रहा है ना मार्केट 2023-24 का, कुछ उसी तरीके की मार्केट 2017 में हुआ करती थी। 2018 में इन्होंने बजट में एलटीसीजी अप्लाई पहली बार इंट्रोड्यूस किया, और जो मार्केट का 2018 में टॉप लगा ना, वो 2000 एक स्मॉल कैप इंडेक्स का आप चेक कर सकते हो, 2021 में जाके वो टॉप निकला है ना। तो इस तरीके से कुछ बड़ा ट्रिगर होना चाहिए। 2020 में जैसे कि कोविड आया, तो इतना बड़ा ट्रिगर मुझे नहीं लगता कि मार्केट का मोमेंटम बिगड़े फिलहाल इसको देख के। अब 4 जून को एक्चुअली देखा जाए ना, तो 4 जून को जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बहुत खराब थे, आप पता ही है, क्योंकि मार्केट के हिसाब से खराब थे। क्योंकि मार्केट क्या चाहती थी, मार्केट चाहती थी फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट, और उसका क्यों चाहती थी, उसका रीजन आपने देख लिया। अगर साथ में कोलैबोरेशन हो जाता है तो फिर जो मेन रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, उसको अपने इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले सकती, उनको सबका सोचना पड़ेगा। अब अगर इंडिविजुअल होता तो ऑब्वियस सी बात है बिहार को, आंध्र प्रदेश को स्पेशल ऐसा कुछ नहीं मिला होता। तो यही चीज मार्केट भी डर रही थी कि ऐसा कुछ ना हो कि बाकी मेजोरिटी की गवर्नमेंट ना आए, तो ये सबका इनको समर्थन लेना पड़ेगा और फिर उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। यही वजह थी कि 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मार्केट में इतना बड़ा एक रिएक्शन आया। लेकिन आप देखो कि 5 जून को मार्केट सब भूल गई और मार्केट चल गई। कल का जो दिन था बजट का, अगर ये बजट बहुत पहले आया होता तो मतलब खराब बजट है, मतलब अच्छी खासी मार्केट पीटी होती, लेकिन कुछ नहीं, आज सब नॉर्मल हो गया। उसका मेन रीजन क्या है, देखिए उसका मेन रीजन है कि आपको यह समझना है कि मार्केट चलाता कौन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आप चीज समझ गए तो काम ही खत्म है। मार्केट चलाता कौन है, ठीक है। 3 ट्रेंड होते हैं मार्केट में, ठीक है। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड, ठीक है। शॉर्ट टर्म मतलब अगर आप मैं बोलूं हफ्ता 10 दिन को अपन शॉर्ट टर्म बोलते हैं। शॉर्ट टर्म में प्योरली सेंटीमेंट चलाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा कि 4 जून को जो रिजल्ट खराब आए, उस दिन क्या हुआ, सिर्फ सेंटीमेंट का काम था, मार्केट गिर गई। कल बजट के दिन की वॉलिटिलिटी भी थी, वो भी आप देखो प्योरली सेंटीमेंट का काम है, मार्केट गिर गई, क्योंकि ना रिजल्ट अच्छा था ना बजट अच्छा था। जो मीडियम टर्म है, मीडियम टर्म का अगर मैं आपको बात बोलूं तो आप बोल सकते हो कि 1 to 3 ईयर्स, 1 to 3 ईयर्स अगर मैं बोलूं आपको, तो इसमें ना मार्केट को प्योरली लिक्विडिटी चलाती है। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से 4 जून को मार्केट गिरी और रिकवर कर गई, और कल भी मार्केट गिरी और रिकवर कर गई। क्योंकि आप समझिए ना, 20,000 करोड़ रुपया हर महीना म्यूचुअल फंड में इनफ्लो आ रहा है। कल जब मार्केट गिरी, इनफैक्ट 4 जून को भी मेरे को कई लोगों ने बोला कि आप कौन से स्टॉक में पैसा डालें या कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा डालें। मतलब लोग यहाँ पे डर नहीं रहे इलेक्शन का रिजल्ट खराब आ गया जीएसटी, क्योंकि लोगों के पैसा पड़ा हुआ है और लोग बस सोच रहे हो कि उनको मौका चाहिए, बहाना चाहिए। तो जो इतना पैसा आ रहा है, अब ऑब्वियस सी बात है पैसा कहां जाएगा, पैसा तो लिमिटेड स्टॉक्स है ना, तो पैसा तो उन्हीं स्टॉक्स में जाएगा। तो वो लोग चाहते लोग पैसा डालना, और जब तक इस मार्केट में पैसा आता रहेगा ना, ये मार्केट का बहुत बड़ा गिरेगा मार्केट, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। और फिलहाल आज के दिन में इतना पैसा आ रहा है ना, तो मुझे नहीं लगता है कि 1 से 3 साल में इस मार्केट में बहुत बड़ी करेक्शन ट्रिगर हो सकती है, क्योंकि लोग यहाँ पे पैसा डालने को तैयार है। और अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, मतलब मैं आपको बोलूं 5 साल प्लस, तब तो मुझे लगता है ये बजट एक नॉन इवेंट मान लो आप, है ना। बजट आया, बजट आ गया, खत्म।
5 साल से ऊपर अगर आपका होराइजन है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ काम करती है, सिर्फ एंड सिर्फ ग्रोथ। 10 से 12.5% टैक्स हो गया, उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी जो है, स्टॉक मार्केट जो है या देश जो है, अगर वो तरक्की कर रहा है तो बस सही है, तरक्की कर रहा है, काम हो गया, ग्रोथ है, स्टॉक मार्केट परफॉर्म करती रहेगी। अब सेंटीमेंट तो ऑब्वियसली खराब है, जो कि आपको दिख रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी रह सकती है। लेकिन आप मेरे को बोलो मीडियम, अगर आपका मीडियम व्यू है 1 से 3 इयर्स या आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो मेरे को नहीं लगता इस मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है और आने वाले टाइम में यहां से ग्रोथ का पूरा पोटेंशियल है। अब इसके अलावा एक चीज मैंने जो बोली थी, ये जो टैक्सेशन है, अब जो एलटीसीजी और जो एसटीसीजी है, ये जो चीजें हैं, एलटीसीजी बढ़ गया 10% से 12%, 12.5% हो गया, और जो एसटीसीजी है वो 15% से बढ़ के 20% हो गया। ये एक्चुअली 20% एसटीसीजी का मतलब क्या है कि एक्चुअली 20% नहीं होता, ये 30% होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता, जब आप सौदे करते हो तो ब्रोकरेज भी लगता है, एसटीडी भी लगता है, और हर ट्रेड में आप प्रॉफिट करोगे, ये तो सही नहीं है ना। तो एक्चुअली अगर आपने 100 रुपए कमाए ना, तो 30 रुपए तो वैसे चले जाते हैं, आप समझ लो 20 रुपए तो आपको टैक्स देना है और 10 रुपए आपका ऊपर का चार्जेस जाता है। तो अब के दौर में मतलब ट्रेडिंग करना मेरे ख्याल से और ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही चीजें, है ना। तो मैं तो इसलिए एक आम आदमी को जिसका ये काम नहीं है ना, जो फुल टाइम नहीं दे रहा है, भाई ट्रेडिंग वगैरह से दूर रहो, म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाओ। ये जब टैक्सेशन दोगे ना, बहुत भारी पड़ता है, और वो भी तब जब आपने प्रॉफिट बनाया, तो प्रॉफिट नहीं बनाया तब तो कुछ नहीं, है ना। बहुत सारे लोग तो आते हैं, टाइम पास करते हैं, फिर भी ये देना ही है आपने, एटलीस्ट 10 रुपए तो देना ही है, जो ब्रोकरेज है, एसटीडी है, सब तो देना ही है आपने, है ना। एक तो रिस्क लो, प्रॉफिट बनाओ, और उसके बाद भी सिर्फ 30 रुपए आपके, 30 रुपए गवर्नमेंट ने लेने हैं। इसके लिए ये जो रूल्स है ना, मेरे ख्याल से इसके बाद अब जो डायरेक्ट इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड वगैरह करते हैं, उसकी थोड़ी सी पार्टिसिपेशन कम होगी, लेकिन दिस इज द गुड साइन फॉर म्यूचुअल फंड। और मेरे ख्याल से एक तरीके से ठीक ही है। जो वैसे भी जो ट्रेडर वगैरह आ रहे हैं मार्केट में, क्या करते हैं, लॉस ही तो करने आ रहे हैं, है ना। बहुत कम लोग पैसा बना पाते हैं, है ना, मतलब ज्यादातर तो यहाँ पे लॉस ही करते हैं। तो उनके लिए तो ठीक ही एक तरीके से, बेटर है आप म्यूचुअल फंड में चले जाओ, और फिर ये भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर तो जनरली बेचते नहीं है। म्यूचुअल फंड में अच्छी बात यह है कि अगर जो म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो होता है ना, उसमें जो स्टॉक्स होते हैं, अगर म्यूचुअल फंड वाला बेचता है तो कोई टैक्सेशन नहीं है आपको, है ना। अगर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में टीसीएस है, वो कल को टीसीएस को बेच के इन्फोसिस लेता है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, म्यूचुअल फंड टैक्स देना है। जब आप अपनी यूनिट्स बेचोगे तो टैक्स लगेगा, तो ये जनरली आप चर्न करोगे नहीं, तो इससे भी आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और ये तो होता ही नहीं है। 30% टैक्सेशन मतलब 20% प्लस 10% के साथ प्रॉफिट करना, और ये करना, मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है। इसलिए मैं तो सजेस्ट भी करता हूं कि ज्यादा ट्रेडिंग में हाथ ना आजमाओ, अनलेस एंड अनटिल दिस इज योर फुल टाइम जॉब और आप पूरा सीख समझ के आए हो, तब तो भाई ठीक है, वरना मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड सही है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाइए अकाउंट ओपन कीजिए और मुझे व्हाट्सअप कीजिए, हम लोग एक कॉल करेंगे, कन्वर्सेशन समझेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट समझेंगे, एंड देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर आप अच्छे से फिर भी सीख समझ के काम करना है इस मार्केट में, तो जो स्टॉक मार्केट को लेके फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री में अवेलेबल है। तो एजुकेशन का कोई पैसा नहीं भाई, वहां जाओ, देखो, सीखो, समझो, उसके बाद किस्मत आजमाओ। टाइम वाइम नहीं है, म्यूचुअल फंड से जाना है तो भी लिंक मैंने दिया हुआ है। सो दैट्स इट। कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, मार्केट को लेके मेरे को नहीं लगता ज्यादा कोई टेंशन की बात है, लिक्विडिटी है, ग्रोथ है, सब ठीक है।